बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे काले धन से जुड़ी हुई खबरों से। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आज केंद्र सरकार कोर्ट को ब्लैक मनी खाता धारकों की पूरी लिस्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 3 नाम कोर्ट को बताए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं। काले धन के मुद्दे पर सरकार गंभीर है। वो खाता धारकों की पूरी लिस्ट कोर्ट को सौंप देगी। कोर्ट जिस किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करवाना चाहता है, सरकार तैयार। अगर इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहता है मुझे लिस्ट दी जाए, तो उस आदेश का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। हम लोग कोर्ट को देंगे। जब हमने एसआईटी को 27 जून को दी हुई है, तो कोर्ट को हम क्यों नहीं देंगे? जितने नाम सरकार के पास हैं, 100% वो सारे नाम अदालत के। इससे पहले ब्लैक मनी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने केंद्र से सारे खाता धारकों के नामों की जानकारी सील बंद लिफाफे में सौंपने का आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने काला धन वाले खाता धारकों के नामों के खुलासे से संबंधित न्यायिक आदेश में संशोधन का अनुरोध करने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हम अपने आदेश में एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तालकट टिप्पणी करते हुए कहा कि काला धन रखने वाले लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। ऐसे में आपकी जांच कभी पूरी नहीं होगी। विदेशों से मिली सारी जानकारी हमें दी जाए। इस मामले की जांच हम करवाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जर्मनी और कुछ देशों से डबल टैक्सेशन की नीति के चलते काला धन रखने वाले सभी लोगों का नाम नहीं उजागर कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वो सभी खाता धारकों के नाम एसआईटी को सौंपे और इसके बाद कोर्ट ये देखेगी कि किसकी जांच करानी है और किसकी नहीं। काले धन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे। केजरीवाल इस केस में शामिल होकर कानूनी तरीके से बीजेपी को घेरना चाहते हैं। सोमवार को सामने आए 3 कालाधन खाता धारकों पर आयकर विभाग के बाद प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करेगा। ईडी फेमा के तहत तीनों खाता धारकों पर मामला दर्ज किया जाएगा। ईडी ने आयकर विभाग से प्रदीप बर्मन, पंकज जलोढ़िया और राधा टिमलू के बारे में जानकारी मांगी है। ईडी ने पूछा है कि इन तीनों के खाते कहां हैं, उनके नंबर क्या हैं और उनमें कितना पैसा था। दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पार्टी दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सरकार गठन को लेकर गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब सही वक्त आएगा तब हम फैसला लेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने को कहा है। अब फैसला उपराज्यपाल को लेना है। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। जो बात अब कही जा रही है वो पहले भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बीजेपी आखिर सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर सकारात्मक रुख होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि उनके पास चुनी हुई सरकार हो, न कि राष्ट्रपति की तरफ से शासन किया जा रहा हो। वहीं जेडीयू विधायक शोएब इकबाल ने कांग्रेस और आप के विधायकों को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। शोएब इकबाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। शोएब इकबाल के मुताबिक कांग्रेस और आप के कुछ विधायक बहुमत साबित करते वक्त गैर हाजिर रह सकते हैं। मुझे जो जिस तरह से मालूमात हुई है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक इनके संपर्क में हैं। बीजेपी पर फर्जी वोटर कार्ड बनाने के केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजा है। केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी दिल्ली में वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाने की फिराक में है। बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए केजरीवाल को नोटिस भेजने के साथ चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी। गंगा निर्मलीकरण और काशी के विकास को लेकर आज एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में यूपी के 30 सांसद शामिल होंगे। सांसद हुकुम सिंह के नेतृत्व में ये टीम लखनऊ में मंथन करेगी। वहीं सूत्रों से खबर है कि आज जापान के क्योटो के मेयर भारत आ रहे हैं और 30 को वो काशी जा सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात की। सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। 31 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 15 दिन में उन्हें बहुमत साबित करने को कहा गया है।
31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुंबई में हुई अहम बैठक में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया। इससे पहले बीजेपी दफ्तर में हुई कोर ग्रुप की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की खबर आई थी। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत महाराष्ट्र बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की खबर पर मुहर लगते ही नागपुर स्थित उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। नागपुर स्थित देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जमा हुए उनके समर्थकों को जैसे ही उनके सीएम बनने की खबर मिली, वो खुशी से झूम उठे। फडणवीस के समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। फडणवीस के सीएम बनने की खबर से उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फडणवीस की मां ने कहा कि उन्होंने शुरू से मेहनत की है, जिसका उन्हें फल मिला। वहीं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी साफ छवि और शांत व्यक्तित्व के साथ दूरदृष्टि उन्हें अलग पहचान देती है। 40 साल के फडणवीस की छवि जमीन से जुड़े तेज तर्रार नेता की है। फडणवीस को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है। फडणवीस ने बीजेपी में वार्ड संयोजक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बनने का सफर तय किया और अब सीएम बनने वाले हैं। महाराष्ट्र बीजेपी का वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और बीजेपी विधायकों ने आम राय से उन्हें अपना नेता चुन लिया। 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर के मेयर बने थे। विधानसभा के लिए वो 4 बार चुने जा चुके हैं। उन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। फडणवीस बजट पर एक किताब भी लिख चुके हैं। मुंबई के विधान भवन में बीजेपी के सभी विधायक केसरिया पगड़ी पहनकर पहुंचे थे। नई पोशाक में विधायकों के हुजूम का अनोखा नजारा देखने को मिला। महिला विधायक भी केसरिया पगड़ी पहनकर पहुंची थी। सभी ने बेहद उत्साहित होकर विक्ट्री साइन दिखाया। महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 121 और एक उसके सहयोगी दल के पास है। इस आंकड़े के मुताबिक बीजेपी को बहुमत के लिए 23 विधायकों की जरूरत है, जिसे लेकर गठबंधन को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। बीजेपी शिवसेना से समर्थन लेगी या नहीं, यह भी साफ नहीं है। 63 विधायकों वाली शिवसेना ने समर्थन के लिए बीजेपी के सामने अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं। एनसीपी के पास 41 सीटें हैं। एनसीपी ने बीजेपी को बैकडोर से समर्थन की बात कही है। बीजेपी अगर 19 निर्दलियों के साथ भी मिलकर सरकार बनाती है तो भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाएगी। वो बहुमत से 4 सीटें दूर 141 तक ही पहुंच पाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के पास 122 सीटें हैं। शिवसेना के पास 63, एनसीपी के पास 41, कांग्रेस के पास 41 और 19 अन्य विधायक हैं। अपनी अगली रणनीति पर चर्चा के लिए शिवसेना की आज अहम बैठक है। यह बैठक आज शाम 6 बजे उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर बुलाई गई। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र में शिवसेना से डील निर्णायक दौर में है। इस डील के मुताबिक शिवसेना को केंद्र में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिल सकते हैं। खबर है कि नवंबर के पहले हफ्ते में पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार 15 से 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। फिलहाल 42 मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि 1 से ज्यादा मंत्रालयों का काम देख रहे मंत्रियों का भार कम किया जा सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक रॉकेट में लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया। आसमान में उड़ते रॉकेट में जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग का गुबार देखा गया। लॉन्च पैड से जैसे ही रॉकेट छूटा, आग नीचे फैल गई और फिर महज 6 सेकंड बाद हवा में धमाका हो गया। आसमान से फटने के बाद जलता हुआ रॉकेट नीचे गिरा, जिसके चलते फिर जोरदार धमाका हुआ। गनीमत ये रही कि इस धमाके की चपेट में वहां काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं आया। नासा का ये रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सामान लेकर जा रहा था। कानपुर में एक मोबाइल फोन की दुकान में आग लग गई। लाखों के मोबाइल फोन और रिचार्ज कूपन जल गए। पूर्वी दिल्ली के गाजर इलाके में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान बेहद तंग इलाके में थी, जिससे आग ने अगल बगल की कुछ और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। खबर पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। इस ट्रक में झूले का सामान लदा हुआ था जो दिल्ली से हापुड़ जा रहा था। डासना इलाके में पहुंचने पर अचानक ट्रक में आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। हालांकि शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। गनीमत रही कि आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर बाहर निकलने में कामयाब रहे, वरना उनकी जान भी जा सकती थी।
यूपी के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ से तंग आकर एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि पड़ोस का एक लड़का अक्सर लड़की से छेड़खानी करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात के जूनागढ़ में एक टीचर पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि रमेश चौटालिया ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को पूरी रात घर में रखा और उससे रेप किया। लड़की का कहना है कि चौटालिया ने साइंस का ट्यूशन पढ़ाने के बहाने घर पर बुलाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीलमपुर में नगर निगम के एक स्कूल में कुछ छात्रों की पिटाई पर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल के 4 टीचरों ने 5 बच्चों को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। बच्चों पर एक टीचर के पर्स चोरी का इल्जाम था। टीचर और प्रिंसिपल ने जब हाथ जोड़कर अभिभावकों से माफी मांगी तब मामला शांत हुआ। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पुजारियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मंदिर परिसर में एक ही गुट ने दूसरे गुट के पुजारियों को पकड़ लिया और लात घूंसों की बरसात कर दी। बताया जा रहा है कि एक पुजारी अपने यजमान के लिए प्रसादी माला लेकर आया था, जिस पर मंदिर के दूसरे गुट ने ऐतराज जताया। इसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते पुजारी के गुट के ज्यादा लोग मौके पर पहुंचे और फिर दूसरे गुट की शामत आ गई। मंदिर परिसर जंग का मैदान बन गया। पुलिस के जवानों की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई। पुजारियों का जो गुट मारपीट की इस घटना में हावी पड़ा, उसका मंदिर में काफी दबदबा है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। इस बार भी पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी है। जोधपुर कोर्ट में काला हिरण मामले की सुनवाई के दौरान एक गवाह ने अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू की पहचान कर ली है। गवाह शेरराम के मुताबिक शिकार की रात तीनों अभिनेत्रियां सलमान खान और सैफ अली खान के साथ गाड़ी में सवार थीं। तीनों की कल कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले में दूसरा गवाह भी अदालत में पेश होगा। मामला 1998 का है, जब 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। तीनों अभिनेत्रियों के अलावा अभिनेता सलमान खान और सैफ अली खान इस मामले में आरोपी हैं। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली ने फांसी से पहले अंगदान की इच्छा जताई है। कोहली ने इसके लिए जेल प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले कोहली ने महात्मा गांधी की आत्मकथा की किताब और गीता की भी मांग की थी, जो उसे जेल प्रशासन की तरफ से मुहैया करा दिए गए। इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड में एक भारतीय परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। क्लेटन इलाके में यॉर्कशायर पुलिस को एक घर से 49 साल के जितेंद्र लाड, उनकी पत्नी दक्षा लाड की लाश मिली। पुलिस को यहां लाड दंपति की 2 बेटियां 19 साल की त्रिशा और 17 साल की निशा का भी शव मिला। सोमवार रात इनके पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि 2 दिन से लाड परिवार बाहर नहीं आया, घर का दरवाजा बंद है। लाड परिवार को पड़ोसियों ने आखिरी बार दिवाली मनाते हुए देखा था। लाड दंपति ब्रेडफोर्ड काउंसिल में काम करते थे। इसी मकान में 6 साल से रहते थे। यॉर्कशायर पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के हाजीपुर में पुलिस और स्थानीय लोगों में जमकर झड़प हुई। सोनपुर मेला क्षेत्र में पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी भी की। लोगों का आरोप है कि मेला क्षेत्र में महादलित समुदाय के कुछ परिवार सालों से रहते आ रहे हैं। पुलिस बिना सूचना दिए इन परिवारों को बेघर करने पहुंची। इसी से गुस्सा भड़क उठा। हरियाणा के यमुनानगर में एक शख्स पर पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस वालों ने इस शख्स को जमकर पीटा। लात घूंसों से जमीन पर गिराकर इस युवक की जमकर पिटाई। दरअसल यह शख्स अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने ससुराल पहुंचा। उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने से घर से निकाल दिया था। इस शख्स की बहन के ससुराल वाले इसे घर में घुसने नहीं दे रहे थे। पुलिस भी उनका साथ दे रही थी। इसने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। यूपी के बलिया जिले में अंधविश्वास की एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखी। बलिया के दोभोड इलाके में काशीनाथ बाबा की पूजा के दौरान पुजारी ने अपने शरीर पर गर्म दूध और खीर से मालिश की। पुजारी ने 5 साल के एक बच्चे को भी गर्म पानी से नहलाया और उसके शरीर पर गर्म दूध से मालिश की। हैरानी की बात यह है कि अंधविश्वास के खेल के लिए सरकारी स्कूल में छुट्टी कर दी गई। बाबा काशीनाथ की पूजा के नाम पर अंधविश्वास का यह खेल थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर हुआ। यूपी के बांदा में बदमाशों ने एक यात्री को चलती ट्रेन से फेंक दिया। यात्री अस्पताल में भर्ती है। बदमाशों ने इस यात्री से लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर ट्रेन से धक्का दे दिया। कानपुर में बैंक डकैती की जांच में जुटी पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस ने इस मामले में एक बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक कर्मचारी लूट के दौरान कैद सीसीटीवी फुटेज में ताली बजाते हुए और इशारा करते हुए पाया गया था। आरोपी के घर वाले जहां से उसकी आदत बता रहे हैं, वहीं बैंक के मैनेजर उसे ईमानदार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के एक अपार्टमेंट के कमरे में दिल्ली के व्यापारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शव पंखे से लटका हुआ था। ये व्यापारी बीती रात इस फ्लैट में आया था।
पुलिस को कमरे में शराब की बोतलें और गिलास मिले हैं। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिरी समय में इस व्यापारी के साथ कौन लोग कमरे में मौजूद थे। 20 अक्टूबर को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अपनी प्रेमिका के मामा का कत्ल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्यार की राह में रोड़ा बनने के चलते युवक ने यह हत्या की। भारत और वियतनाम के बीच शिक्षा संस्था की सूचना प्रसारण और तेल क्षेत्र की खोज के समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन तांग दुंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। तांग दुंग ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन तांग दुंग विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिले। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। गृह और कुछ अहम विभाग सीएम ने अपने पास रखने का फैसला किया। कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री और रामविलास शर्मा को परिवहन और शिक्षा मंत्री बनाया गया। ओपी धनखड़ कृषि और सिंचाई मंत्री होंगे तो अनिल विज स्वास्थ्य, खेल और युवा मामलों का कामकाज देखेंगे। लखनऊ में राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र में समय अजीब हालात पैदा हो गए जब निदेशक पद को लेकर 2 दावेदार आमने सामने आ गए। इस दौरान राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र के संस्थापक एनडी तिवारी और निदेशक पीसी सनवाल से उनकी बहस भी हो गई। दरअसल एक मीटिंग में तिवारी ने सनवाल की जगह रामपाल शर्मा को निदेशक बनाने का ऐलान किया था। तिवारी जब अपने परिवार के साथ लखनऊ केंद्र पहुंचे तो सनवाल ने निदेशक पद छोड़ने से इनकार कर दिया। पीसी सनवाल एनडी तिवारी की पहली पत्नी के भाई हैं। दिल्ली में आज छठ को लेकर सरकारी छुट्टी होगी। उपराज्यपाल ने छुट्टी का ऐलान किया। आज डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती आज डूबते सूरज को और कल उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में छठ की तैयारी को लेकर बीजेपी नेता विजय गोयल ने सोनिया विहार के घाटों का दौरा किया। इस मौके पर मेयर मीनाक्षी भी उनके साथ थी। आसपास गंदगी नजर आने पर दोनों ने वहां सफाई भी की। दिल्ली के नेपसराय में छठ पूजा के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने छठ मैया के गीत गाकर समा बांध दिया। छठ पूजा के इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, प्रभारी प्रभात झा भी मौजूद थे। बिहार के सहरसा में छठ घाट बनाने गए 8 बच्चे तालाब में डूब गए, जिनमें से 6 की मौत हो गई जबकि 2 लापता हैं। घाट बना रहे बच्चों का पैर फिसला और एक के बाद एक तालाब में डूबते चले गए। 10 से 15 साल के इन बच्चों में से 5 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई जबकि एक ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। तालाब में डूबे 2 बच्चों की तलाश का काम जारी है। हुदूद के बाद नीलोफर नाम का तूफान आने से हड़कंप मचा हुआ है। अरब सागर से उठा यह तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में बन रहा नीलोफर 31 अक्टूबर को गुजरात के कच्छ से टकरा सकता है। करीब 1000 मछुआरों को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा है। गोवा में 3 रूसी महिला सैलानियों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। तीनों एक नाव पर सवार होकर समुद्र में डॉल्फिन देखने गई थी। समुद्र में अचानक उठी तेज लहरों के बीच उनकी नाव पलट गई। यूपी के गाजीपुर में पुलिस वालों ने थाने में प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी। थाने में ही प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा। प्रेमी जोड़े का परिवार दोनों की शादी के लिए राजी था, लेकिन लड़के की नौकरी के बाद घर वालों ने इरादा बदल दिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भैंसों का रोड शो हुआ। इस रोड शो में भैंसों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इस आयोजन में चुनाव के रंग भी दिखे। किसी भैंसे पर बीजेपी की छाप थी तो किसी पर शिवसेना की। विराट कोहली को आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। बावजूद इसके कोहली रैंकिंग में तीसरे स्थान के साथ शीर्ष भारतीय बल्लेबाज है।